हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम लोग 60 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चंस आपके सीडीपी के रहेंगे। इसके साथ ही साथ 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी के रहेंगे व 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 रहेगा आपका यहाँ पे, खिलौनों की आयु किसे कहते हैं। तो खिलौनों की आयु की अगर हम बात करें तो ये आंसर होगा आपका पूर्व बाल्य अवस्था। ठीक है, आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्य अवस्था, यानी 6 से 9 साल की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछना। आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछना, ये आपकी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। प्रश्न पूछना यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो आपको आंसर बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा कि भाई उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लग जाते हैं। यानी उत्तर बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो ये एज होगी आपकी 9 से 12 वर्ष की। 6 से 9 वर्ष की आपकी थी पूर्व बाल्यावस्था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास का अर्थ है। तो आंसर हो जाएगा आपका परिवर्तन और परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, किसी के उकसाने से किसी का विकास नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं है। नहीं यहाँ पे फिर आ गया। तो उत्तर बाल्यावस्था यानी 9 से 12 की बात अगर हम करें तो बच्चा पुरुषोचित व न्यायोचित कार्य नहीं कर सकता, स्त्री पुरुष की भूमिका भी निभाना नहीं सीख पाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय क्या कहलाता है। यानी बच्चा मैच्योर नहीं हुआ है, आप उसे ट्रेनिंग देने लगे। 3 साल का बच्चा और 20 साल के बच्चे की चीज़ें सिखाने लगे, तो ये क्या है। तो ये होगा आपका लाभकारी है। ये आपका लाभकारी है, परंतु डिपेंड करता है कि कौन सी विधि आप सीखने में यूज़ कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th नंबर क्वेश्चन। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान आदि को देखता और बिजली चमकता देखकर उछलने लगता है। ठीक है, और बार बार घटना होने पर थोड़ी देर बाद शांत हो जाने पर फिर बिजली कड़कती है तो फिर वह उछलने लगता है। तो एक क्लासिकल कंडीशनिंग है पेवलाव की। ये पेवलाव की क्लासिकल कंडीशनिंग का उदाहरण है कि भाई बच्चा ऐसी हरकतें कर रहा है। ये इवान पी पावलोव थे जो इन्होंने बताया था कि अनुक्रिया स्वायक रूप से होती है, साथ अनुक्रिया करने से पूर्व ही प्रबलन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सकारात्मक दंड का कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड का उदाहरण है मित्रों के साथ उपहास करना। मित्रों के साथ द्वारा उपहास करना, इससे बच्चों का संवेगात्मक विकास होगा। क्या होगा, संवेगात्मक विकास होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विप्रेरणा की प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है। फिर से नहीं है। तो विप्रेरणा भाई आपको लक्ष्य की ओर ले जाती है, संतुष्टि भी देती है, ये भी सही है, आकांक्षा स्तर को भी बढ़ाती है, ये भी सही है, और लक्ष्य की ओर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करने के लिए मोटिवेटेड करती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें आपके लिए कि
अप्रिय स्थिति से दूर रखती है तो ये काम अभिप्रेरणा का नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 11वें क्वेश्चन से देखते हैं। 11वें क्वेश्चन आपका कहता है किसी उद्दीपक के निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार से होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या होता है। तो अस्थायी नहीं है, उद्दीपक दिया जा रहा है, अस्थायी परिवर्तन आ रहा है तो वो अधिगम तो होगा नहीं, वो क्या होगी, अभ्यस्तता हो जाएगी। क्या कहलाएगी, अभ्यस्तता कहलाएगी। ठीक है, अधिगम तो वो होगा नहीं, अधिगम होता है स्थायी परिवर्तन। तो ये बात किसने बताई है, ये व्यक्ति है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने ये बात बताई है कि अगर उद्दीपक के निरंतर किए जाने की से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अगर अस्थायी है, स्थायी नहीं है व्यवहार में परिवर्तन, तो इसे अभ्यस्तता कहेंगे, ऐसा जीन पियाजे ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th नंबर। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति और परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग अध्यापक द्वारा नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी उसकी अभिवृत्ति यानी उसकी तौर तरीके, उसके दृष्टिकोण में चेंजेस लाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी करना, विचार को दोहराना और दृढ़ता पूर्वक व्यवहार करना, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन और स्वीकृति, ये भी सही है, संदेश के द्वारा सच्चाई स्थापित करना। तो अगर किसी बच्चे की अभिवृत्तियों यानी दृष्टिकोण में आप अगर चेंजेस लाना चाहते हैं तो टीचर को नहीं करना चाहिए। क्या, तो टीचर को दबाव के किसी बात या विचार के लिए राजी करना ये काम टीचर का नहीं है। आप कोई तानाशाह थोड़ी ना है कि आप दबाव बना लेंगे बच्चों पर और आप उन्हें ज़बरदस्ती अपनी बात थोप देंगे उन पर, तो ये संभव नहीं है, ये बात गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में कौन सा कथन सही है। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्ति क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है। बिल्कुल सही है, अगर संतुष्टि देने वाले हैं तो विकास के कहेंगे, और अगर संतुष्टि नहीं दे रहे हैं तो ये पीछे की ओर ले जा रहे हैं। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक का, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। ये तीनों ही कथन सही हैं। ये जीवित रहने के लिए आवश्यक भी हैं, व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि मिल रही है तो इन्हें उपलब्धि अभिप्रेरक भी कहेंगे, व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल दे रहे हैं तो उपलब्धि प्रयोग को सामाजिक कह देंगे। ठीक है, तीनों ही बातें सही हैं। 6 से 10 वर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना आरंभ करते हैं, किस में, बताइए। देखिए, अगर हम बात करें बाल्यावस्था की तो मैंने अभी पीछे ही बताया, बाल्यावस्था है आपकी जो जिसकी एज है 6 से 12 वर्ष, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 6 से 10 वर्ष। तो बाल्यावस्था की स्थिति में है, पूर्व बाल्यावस्था मान लीजिए आप, पूर्व बाल्यावस्था की स्थिति में है ये बच्चा, तो ये क्या करेगा, ऐसी स्थिति में ये विद्यालय जाना पसंद करेगा। कहाँ, विद्यालय में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और इसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। सभी को पता है इड ईगो सुपर ईगो की बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड, इन्हीं ने बताया है 3 अवस्थाएं, है ना, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, 3 अवस्थाएं बताई हैं सिगमंड फ्रॉइड। इनकी सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, गुस्सा आता है तो खेलने चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते उनके व्यवहार में निम्न से कोई प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षित होता है। कहने का मतलब जब तक उन्हें गुस्सा आता है तो वो खेलने चले जाते हैं, और फिर जब तक उनके दिमाग का कोई प्रतिरक्षा तंत्र उन्हें उनके व्यवहार में चेंज नहीं लाता तब तक उनका व्यवहार चेंज नहीं होता, और जब तक वो खेलना पसंद करते हैं, स्ट्रेस से दूर रहना पड़ता है। तो ये एक प्रतिरक्षा तंत्र है जिसका नाम है विस्थापन। तो विस्थापन प्रतिरक्षा तंत्र के तहत बालक अपने गुस्से व अन्य समस्याओं के कुछ सृजनात्मक और उपयोगी क्रिया द्वारा निजात पाने की कोशिश करता है। ठीक है, अपनी समस्याओं का निजात कैसे पाएगा, किसी इंटरेस्टिंग काम को करके, सृजनात्मक काम को करके, कोई
खेल कूद करके ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये विस्थापन प्रतिरक्षा तंत्र बच्चे में पाया जाता है, ऐसा कहा गया है। इसीलिए बच्चे को जब गुस्सा आता है तो कुछ इंटरेस्टिंग काम, कहानी सुना दो, कुछ पैसे दे दो, कुछ मतलब दूसरी जगह वो आनंददायक चीज़ों में अपना दिमाग लगाता है, जिससे उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है, भूल जाता है चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको? तो आंसर है आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। आंसर है डी, आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। ठीक है, आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन है, 18वां। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित नहीं करता है? इमोशनल बाधा है जो है ना, हिंडर जिसको कहेंगे। तो शालीनता ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा क्या करता है, शालीनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है, इसमें भावात्मक बाधा प्रदर्शित नहीं होती है। बाल अपराध में भी भावनात्मक बाधा आएगी बच्चे में। ठीक है, और इसके साथ साथ कमजोरी को डराने वाला भी भगोड़ापन, इनसे क्या होगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन शालीनता से इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं होगा। क्लियर है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 19 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं जरा। नाइनटीन क्वेश्चन कहता है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? समावेशिक शिक्षा, मुख्य धारा में डालना, समाकलन करना, निम्न में से कोई नहीं। तो भाई निःशक्त बच्चों के लिए आप इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रयोग करेंगे, ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मेंटली रिटार्डेड की विशेषता नहीं है। बुद्धि लब्धि 20 से 70 होगी, 25 से 70। धीमी गति से सीखेगा, दैनिक क्रियाओं को भी नहीं कर पाएगा, वातावरण के साथ अनुकूलन में भी डिफिकल्टी आएगी, अंतर व्यक्तिगत संबंध भी कमजोर होंगे। देखिए कई बार क्या होता है, अंतर व्यक्तिगत संबंधों के कमजोर होने की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अंतर व्यक्तिगत संबंध जो कमजोर होंगे वो कई बार ऐसे लोगों के भी होंगे जो क्या होंगे, जो समाज में अनुकूलन नहीं कर पाते। तो जरूरी नहीं है कि जो मानसिक रूप से रिटार्डेड हैं उनके ही अंतर व्यक्तिगत संबंध कमजोर होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? मेंटल हेल्थ को अच्छा बना के रखना है, इसके लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट होगी? ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अन्य ऑप्शन है आपके शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, इन सबसे कुछ नहीं होगा। मेंटल हेल्थ अगर आपको बच्चे की अच्छी बनानी है तो इसके लिए आपके लिए बेहतर तरीका है कि अध्यापक की भूमिका और विद्यालय का वातावरण एकदम जो हो वो हेल्दी हो और पॉजिटिव हो, तो ये बच्चे की मेंटल हेल्थ को भी अच्छा बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। कमजोर वर्ग का मतलब क्या होता है? अभिभावकों के बालकों से वार्षिक आय कम होना, बालक से वंचित वर्ग में आते हो, मतलब कमजोर वर्ग के बच्चे हो, गरीबी रेखा के नीचे आते हो, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की आय सीमा से नीचे आते हो। तो बताएं जरा आंसर। तो कमजोर वर्ग उनको कहेंगे हम जो सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे आते हों। कमजोर वर्ग किन्हें कहेंगे? उन्हें कहेंगे हम जो सरकार द्वारा निर्धारित आय वर्ग से क्या होते हैं, नीचे आते हैं। उनको हम क्या कह देंगे? उनको हम
कह देंगे कि भाई 3600 आय बताई है, इतने आय वालों को स्कॉलरशिप मिलेगा, एक आय निर्धारित करिए, इन्हें गरीबी रेखा के नीचे रखा जाएगा, ऐसा वैसा। तो ये सभी इनको हम क्या कह देंगे, इनको हम कह देंगे कमजोर वर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निर्दिष्ट किया गया 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात कितना होगा। 200 से ज़्यादा बच्चे हैं तो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो बताइए। अगर हम RT की बात करें, राइट टू एजुकेशन 2009 की बात करें, तो इसमें प्राइमरी लेवल के लिए 30 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था है। ठीक है, और अपर प्राइमरी के लिए 50 पे एक की व्यवस्था है। तो यहाँ पे टीचर और शिक्षार्थी का अनुपात 30 होगा। ठीक है, 30 बच्चे होंगे, एक टीचर होगा। ये RT ने कहा है अपर प्राइमरी, और आगे की बात की है 50 बच्चों पे एक टीचर। ठीक है, चलिए क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। शिक्षा व्यवसाय से जुड़े। विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य करने के लिए किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 25 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षक के बारे में सत्य नहीं है, शिक्षण के बारे में, टीचिंग के बारे में गलत है, कौन सा है। सुधार किया जा सकता है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों टाइप का होता है, विज्ञान के साथ साथ कला भी है, अनुदेशन है शिक्षण, बताएं जरा। तो यहाँ पे आंसर होगा शिक्षण अनुदेशन है। ये गलत बात है, शिक्षण अनुदेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, शिक्षण अनुदेशन नहीं है। शिक्षण क्या नहीं है आपका, अनुदेशन नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठशाला रूपरेखा NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की हम बात करें 2005, तो गुणवत्ता सुधार के अंतर्गत अधिक महत्व किसको दिया गया है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसे दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो संसाधनों को, अध्यापकों को, संचालित अनुभवों को, बालकों के लिए संचित अनुभव, पाठ्यक्रम सुधार को, किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है, बताएं जरा। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बालकों की संरक्षित पाठ्यक्रम सुधार को, अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को यहाँ पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 में निम्न से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया। एग्जामिनेशन के कौन से सुधार किए गए। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होगी। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, प्रतियोगी परीक्षाओं को ऐच्छिक, प्रतियोगी प्रवेश को। तो ऑप्शन ए 10th की परीक्षा ऐच्छिक होगी। ठीक है, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होगी। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। दबाव को कम करने के लिए परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन करना, वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं करवाना,
प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना करना। आंसर बताएं ज़रा। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, दबाव को कम करने, परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे बच्चों का क्या हो, दबाव कम होगा और परीक्षाओं में सफल भी होंगे, डरेंगे भी नहीं, स्ट्रेस भी कम रहेगा। क्योंकि हमेशा ही कम कम टाइम में अगर एग्ज़ाम लेते रहेंगे तो एग्ज़ाम का एक बार में जो वार्षिक स्ट्रेस होता है कि भाई पेपर आ गए, तनाव रहता है, कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, इन सब चीज़ों से बचेंगे। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या है भाई मूल्यांकन का उद्देश्य? बालकों को धीमी गति से सीखने और प्रतिभाशाली रूप में लेबल करना। लेबलिंग बिल्कुल गलत है। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, इसका पुष्टि पोषण करना, यानी फीडबैक लेना कि भाई किस लेवल तक बच्चा जीवन जीने के कौशल सीख पाया है, जीवन जीने लायक बन पाया है। अधिगम में लर्निंग में क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उन एरियाज़ को समझना। रेमेडीज़ किन क्षेत्रों में दी जानी चाहिए उसको समझना। तो यहाँ पे आंसर डी एकदम परफेक्ट है कि बच्चे को जीवन जीने के लिए किस लेवल तक बच्चा तैयार हो पाया है, किस लेवल तक बच्चा परफेक्ट हो गया, वो अपनी ज़िंदगी जी सकता है, अपने जीवन में अपने कुछ करने लायक बचा है, इसका फीडबैक लेना ये क्या है आपके लिए, ये मूल्यांकन का मेन उद्देश्य है। थर्टी नंबर क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन हमारे CDP के इसी के साथ ख़त्म हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राइमरी स्कूल में बालकों के लिए किसे बेहतर माने? वीडियो अनुरूपण करना, प्रदर्शन करना, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को खुद काम करने के अवसर दिए जाने चाहिए ताकि वो खुद करेगा, खुद सीखेगा। सबसे ज़्यादा स्वयं के द्वारा लिए गए अनुभव यहाँ पे इम्पोर्टेंट होंगे ताकि वो अपनी समझ विकसित कर पाए और उसकी सोच भी बने, सोच का सृजन अधिक प्रभावशाली तरीके से होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसी के साथ ख़त्म हुए हमारे 30 क्वेश्चन जो कि थे हमारे किससे, CDP यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से थे। 30 क्वेश्चन जिनको हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, 30 क्वेश्चन हम करेंगे, अब हिंदी के 30 क्वेश्चन करेंगे। ये पेपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये रीट का 2011 का पेपर है। रीट का राजस्थान प्राइमरी टेट का 2011 का पेपर है। तो बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन पर। ये सारे 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे। सारे 30 क्वेश्चन किससे होंगे आपके? पहला क्वेश्चन है, विद्यालय शब्द में है विद्याधन आला आलय, आ प्लस आ मिलके क्या बन रहा? आ प्लस आ मिलकर क्या बन रहा? आपका बड़ा आ बन जाएगा। ये आपकी स्वर संधि है, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 क्वेश्चन देख लेते हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद है, बिल्कुल सही है। प प्लस अन, प प्लस अन यहाँ पे हो जाएगा आपका पवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में वचन होते हैं, एक वचन, दो वचन, दो ही होते हैं, सबको पता होगा, दो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगरा का बहुवचन। भाई ये क्या है? आगरा कोई स्थान का नाम है, इसका कोई बहुवचन होगा नहीं, तो इसका क्या होगा? इसका बहुवचन नहीं बन पाएगा, ठीक है, इसका बहुवचन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, जिनमें प्रयोग के आधार पर कोई चेंजेस नहीं होगा, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं, जिनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। अविकारी शब्द कौन कौन से, इनको भी देख लेते ज़रा। जैसे कि मान लीजिए आपके अविकारी धीरे धीरे, जब, तब, इधर उधर इत्यादि, सभी अविकारी हैं। 36 क्वेश्चन देखते हैं। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए।
तो यहाँ पे तृष्णा सही लिखा है, तृष्णा सही है, यहाँ पे सही रूप है। 37 क्वेश्चन देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग बताइए। तो कवि का स्त्रीलिंग सभी को याद होगा, क्या है भाई, कवि का स्त्रीलिंग है आपका कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, कवयित्री हो जाएगा। ओके, 38 क्वेश्चन देखते हैं सॉरी। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी के बिना किसी अर्थ के प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए, कौन से होंगे, संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए, संस्कृत रूप में ही है, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो ये होंगे हमारे तत्सम। कौन से शब्द होंगे, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ये होगा आपका द्वंद्व समास, जिसमें नर नारी हो गया। इसमें एक तो आपका हाइफन लगा होगा नर और नारी, या फिर इसमें दोनों ही एक दूसरे के विरोधी होंगे, इसीलिए इसे द्वंद्व कहा गया है। या फिर आपका होगा आना और जाना, और भी लगा होगा कई बार, लेकिन एक दूसरे के विरोधी होंगे, इसीलिए इन्हें द्वंद्व कहा गया है ना। तो क्वेश्चन है आपका, दोनों ही विरोधी होंगे, दोनों प्रधान होंगे, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ओके, क्वेश्चन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है, तो सभी को पता है उज्ज्वल होता है आपका सही, उज्ज्वल, उज्ज्वल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरक्त का विलोम क्या है, तो अनुरक्त का विलोम हो जाएगा आपका विरक्त, अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा, विरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस समूह में सभी तत्सम है, तो सभी तत्सम है आपके पहले ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कारीगर और घोड़ा तद्भव है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किताब, नानी, चाकू तद्भव है। इसमें अगर हम ऑप्शन डी में बात करें तो चम्मच और हाथी तत्सम है। ठीक है, जबकि कार्य क्या है, सॉरी तद्भव है, चम्मच और हाथी तद्भव है, जबकि कार्य तत्सम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 42 हो गया, 43 क्वेश्चन से देखते हैं यहाँ पे हम लोग। फोर्टी थ्री क्वेश्चन कह रहा है किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, तो अगर हम उसको उपसर्ग किस में लगता है, आगे लगता है कु, और अगर हम इसमें से मूल शब्द निकाल लें रूप, तो इसमें भी कु उपसर्ग है। कुकर्म में कर्म अगर हम मूल शब्द निकाल लें तो यहाँ पे भी कु उपसर्ग है, और कुचाल में अगर हम चाल मूल शब्द निकाल लें तो कु यहाँ पे भी उपसर्ग है। ये मूल शब्द निकल करके आ गए। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, बात करें यहाँ पे हम कुशल की, तो कुशल अपने आप में एक कंप्लीट अर्थ दे रहा है, इसका कोई मूल शब्द नहीं निकलेगा, इसलिए इसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, तो पुजारिन में हुआ है, पुजारिन में इन लगा है आपका। ठीक है, किस में लगा है, पुजारिन में इन लगा है, जबकि कठिन में, चिन्ह में, मीन में कोई उपसर्ग नहीं लगा है। नेक्स्ट है, सॉरी प्रत्यय, प्रत्यय जो पीछे लगता है, प्रत्यय नहीं लगा है, जैसे पहला संख्यावाचक होगा, पहला पद और समूह विशेष का बोध कराए, तो सबको पता है भाई द्विगु समास होता है संख्यावाचक अगर पहला है तो, संख्यावाचक यदि पहला है तो कौन सा होगा, द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा, द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, 45 का हो जाएगा आपका द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द्वंद्व समास कौन सा होगा, द्वंद्व मैंने बताया था नर और नारी दोनों ही अलग हैं, नर अलग है और नारी अलग है ना, तो नर अलग है आपका और नारी अलग है यहाँ पे, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है।
नर और नारी में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं? तो नगर में रहने वाले की अगर हम बात करें तो इसे क्या कहते हैं? नागर कहते हैं। नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं? नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी नहीं है? तो लोहा भी जातिवाचक संज्ञा है, पुस्तक भी है, लकड़ी है। नहीं कौन सी है? नहीं आपकी शैशव नहीं है यहाँ पे। नहीं कौन सी है आपकी? नहीं यहाँ पे आपकी शैशव नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्न किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो संप्रदान कारक आपका मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, इसमें नहीं है। वह घर पर सो रहा है, इसमें भी नहीं है। खेल निशार खेल खेलता है, जबकि आंसर है आपका राजा निर्धन को कम्बल दिए। राजा ने निर्धन को कम्बल दिए, इसमें आपका क्या है? इसमें आपका संप्रदान कारक होता है। राजा ने निर्धन को कम्बल दिए, इसमें आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। राजा ने निर्धन को कम्बल दिए, इसमें आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। को यहाँ पे आपका संप्रदान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह स्वतः ही जान जाएगा मैं कौन सा सर्वनाम है? तो वह में कौन सा सर्वनाम है? तो वह की यहाँ बात करें तो सभी को पता है कि वह कौन सा निजवाचक सर्वनाम होता है। वह कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो संयुक्त क्रिया कौन सी होती है ये बताएं जरा। इसमें दो या दो से ज़्यादा क्रिया होंगी, यानी दो या दो से ज़्यादा धातु होंगी, जिन्हें हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे रस्सी जल गई, तो जलना एक ही बात हो रही है। सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तो यहाँ पे आपको अगर हम बात करें तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, इसमें आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। तुम पढ़ने आ जाया करो, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? इसमें कौन सी हो जाएगी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रिया हो, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर, जिसमें एक कर्ता और एक विधेय होगा। यानी एक सब्जेक्ट हो, एक सब्जेक्ट यानी कर्ता जिसको उद्देश्य कहेंगे, और एक ऑब्जेक्ट यानी कि विधेय हो, तो उसको हम सरल वाक्य कहेंगे। और क्रिया भी एक हो, है ना, तो वो हमारा साधारण वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन बाजार गया, इसमें क्या होगा? इसका आंसर ये हो गया आपका, मोहन बाजार गया। जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य, उद्देश्य मैंने अभी बताया सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य या फिर कर्ता, है ना। तो कर्ता कौन होता है? जो कर्म को करता है। तो मोहन बाजार गया, बाजार कौन जा रहा? मोहन जा रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा? मोहन क्या हो जाएगा आपका? मोहन आपका कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहन, मोहन यहाँ पे आपका कर्ता हो जाएगा। तो क्रिया को कौन कर रहा? मोहन कर रहा है ना। तो उद्देश्य यानी कर्ता मोहन होगा। 54 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे।